उस समय की बात कर रहा हूँ जब आइंस्टाइन बड़े हो रहे थे। चारों तरफ के इस तरह के वातावरण ने उसके ऊपर बहुत बुरा असर डाला और वो चुपचाप और अकेला रहने लगा। लेकिन उन सालों में उसका एक दोस्त बना, मैक्स टेलमे। वो भी एक यहूदी था और अल्बर्ट से उम्र में थोड़ा बड़ा था। वो अल्बर्ट को घर पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। मैक्स टेलमे मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान का स्टूडेंट था और वो अल्बर्ट को कई किताबें भी पढ़ने के लिए देता था। अल्बर्ट अपने दोस्त और ट्यूटर मैक्स टेलमे से साइंस और फिलॉसफी यानी दर्शन के बारे में सवाल करता। अल्बर्ट का इंटरेस्ट बचपन से ही मैथ और फिजिक्स में था और उसके सवाल भी ऐसे थे जिनके जवाब सिर्फ मैथ और फिजिक्स से ही उसको मिल सकते थे। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इस बारे में उस समय तक बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं थी और ब्रह्मांड से जुड़े हुए बहुत से सवालों की खोज से ही अल्बर्ट का इंटरेस्ट फिजिक्स और मैथ में ज्यादा हुआ। अपनी उम्र के हिसाब से वो मैथ और फिजिक्स का नॉलेज दूसरे बच्चों से ज्यादा रखते थे। मैक्स टेलमे ने बताया था कि जब उसने 12 साल के अल्बर्ट को जियोमेट्री की टेक्स्ट बुक दी तो उसने उस बुक को एक ही गर्मी की छुट्टियों में पढ़ ली और उन्हीं छुट्टियों में उसने जियोमेट्री और अलजेब्रा भी सीखी। 12 साल के अल्बर्ट ने खुद से ही पाइथागोरियन थ्योरम की ओरिजिनल प्रूफ यानी मूल प्रमाण की खोज की। मैक्स टेलमे ने बताया कि जल्दी ही अल्बर्ट हायर मैथमेटिक्स को पढ़ने और समझने लगा और कुछ समय में वो मुझसे भी आगे निकल गया। जियोमेट्री और अलजेब्रा को गहराई से समझने में लग गया अल्बर्ट। उसको लगा कि नेचर यानी प्रकृति को एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर यानी गणितीय संरचना के रूप में समझा जा सकता है। उसने 12 साल की उम्र में कैलकुलस पढ़ा और 14 साल की उम्र में उसने इंटीग्रल कैलकुलस में महारत हासिल कर ली। जर्मनी के एक फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने मेटाफिजिक्स के लिमिट्स और स्कोप को बताया था। मेटाफिजिक्स फिलॉसफी का एक ब्रांच है। अल्बर्ट ने कैंट के क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किताब को पढ़ डाला। अल्बर्ट उस समय बस 13 साल का था लेकिन उसको कैंट की बातें पूरी तरह से समझ में आ गई थी। अल्बर्ट के अंकल जेकब भी उसके साथ रहते थे। वो एक इंजीनियर थे और अल्बर्ट को उनके साथ बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जेकब की वजह से ही अल्बर्ट की रुचि मैथ में बढ़ी थी। जब अल्बर्ट को बीजगणित यानी अलजेब्रा समझ में नहीं आ रहा था तो जेकब ने उसको बहुत ही सिंपल तरीके से अलजेब्रा समझाई थी। जेकब ने बताया कि अलजेब्रा बहुत ही मजेदार विषय है। उसमें हम एक छोटे जानवर का शिकार करते हैं। उस जानवर का नाम हमको नहीं पता इसलिए हम उसको एक्स कहते हैं। फिर जब हम उस जानवर का शिकार करके उसको पकड़ लेते हैं तो हम उसे सही नाम देते हैं। यही होता है अलजेब्रा यानी बीजगणित में। अल्बर्ट के लिए उनका घर ही सबसे बड़ा स्कूल था जहाँ पर उसने बहुत कुछ सीखा। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यानी वैज्ञानिक अनुसंधान करने की प्रेरणा भी अल्बर्ट को घर से ही मिली और इसमें उसका साथ दिया था उसके पिता और चाचा ने, क्योंकि वो चाहते थे कि अल्बर्ट भी बड़ा होकर इंजीनियर बने और वो ये भी जानते थे कि अल्बर्ट का स्वभाव क्या है और साथ ही साथ वहाँ यहूदियों को कितनी समस्याएं थी। इसलिए स्कूल में अगर अल्बर्ट के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आते थे तो वो उसको कुछ भी नहीं बोलते थे। साल 1894, 13 साल के हो चुके अल्बर्ट के पिता हरमन और चाचा जेकब की कंपनी ने म्यूनिक में इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए एक बिड यानी बोली में हिस्सा लिया, लेकिन वो काम उनको नहीं मिला। उनके पास इतना पैसा नहीं था जिससे वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी के उपकरणों को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के मुताबिक बदल सकें। अल्बर्ट के पिता हरमन और चाचा जेकब की कंपनी को बहुत नुकसान हुआ और उन्हें अपनी म्यूनिक की कंपनी को बंद करना पड़ा। नए बिजनेस की तलाश में आइंस्टाइन परिवार को इटली के मिलान शहर में जाना पड़ा और फिर वहाँ से कुछ महीनों बाद वो पैविया चले गए। लेकिन अल्बर्ट को म्यूनिक में ही रुकना पड़ा और लुइटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। अल्बर्ट अपनी फैमिली के चले जाने के कारण बहुत उदास रहने लगा। उसको लुइटपोल्ड जिम्नेजियम पसंद नहीं था, लेकिन जर्मनी का वही बड़ा स्कूल था जहाँ स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तैयार हो पाते थे। अल्बर्ट के पिता चाहते थे कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करे, लेकिन लुइटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में पढ़ते हुए एक बार अल्बर्ट स्कूल अथॉरिटीज से भिड़ गए और उन्होंने स्कूल के टीचिंग मेथड का कड़ा विरोध किया। अल्बर्ट कहता था कि यहाँ पर हमको सिर्फ रटाया जाता है, हमारी क्रिएटिव थॉट और किसी चीज को सही ढंग से सीखने के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। अल्बर्ट उस स्कूल में एक दिन भी पढ़ना नहीं चाहते थे और दिसंबर 1894 में वो बीमारी का बहाना करके पैविया में अपने फैमिली के पास चले गए। अल्बर्ट को इटली बहुत अच्छा लगा।
इटली में बड़े बड़े संग्रहालय, देखने लायक खूबसूरत जगहें और कला और सांस्कृतिक केंद्र भी थे जो अल्बर्ट को बहुत अच्छे लगे और उसको यहाँ पढ़ने और सोचने के लिए बहुत कुछ मिला। वो संगीत सुनता, पहाड़ों पर चला जाता और नाव भी चलानी सीखी। अल्बर्ट कहता था कि उसका इटली में गुजरा हुआ वक्त बहुत अच्छा था। अल्बर्ट ने साल 1894 में अपना पहला रिसर्च पेपर लिखा जिसका टाइटल दिया था उसने ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द ईथर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। 15 साल के थे वो। उसने इस रिसर्च पेपर को अपने अंकल सीजर कोच को पढ़ने और अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए भेजा। साथ ही साथ उसने एक छोटा सा नोट भी लगाया और उसमें लिखा कि मुझे बुरा नहीं लगेगा कि अगर आप मेरे रिसर्च पेपर को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम आप ये जरूर देखेंगे कि मैंने लिखने की कोशिश एक अच्छे राइटर के जैसे की है, जो मैंने अपने माता पिता से सीखा है। साल 1895, अल्बर्ट 16 साल के थे। घर वालों ने उससे कहा कि अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, तुम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनो। अल्बर्ट ज्यूरिक में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में बैठा। उस एग्जाम में वो फेल हो गया क्योंकि उसको भाषा, बॉटनी और जूलॉजी में कम मार्क्स मिले। इसके पीछे एक वजह फ्रेंच लैंग्वेज का होना भी था। अल्बर्ट को तब तक बहुत ज्यादा फ्रेंच नहीं आती थी, लेकिन उसके मार्क्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अच्छे आए। स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल ने अल्बर्ट को सलाह दी कि तुमने मैथ्स और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाए हैं, इसलिए अगर तुम स्विट्जरलैंड के आराउ जगह में स्थित आर्गोवियन कॉन्टिनेंटल स्कूल में 1 साल की पढ़ाई करो तो तुम इस एग्जाम को जरूर पास कर लोगे। प्रिंसिपल की सलाह पर अल्बर्ट ज्यूरिक से 20 मील दूर आराउ चले गए अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग को कंप्लीट करने। जॉस्ट विंटेलर, जो स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में टीचर थे, अल्बर्ट उनके यहाँ ही रहते थे और इसी वजह से उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन इसके साथ ही साथ अल्बर्ट को जॉस्ट विंटेलर की डॉटर से प्यार हो गया जिसका नाम था मैरी। धीरे धीरे अल्बर्ट और जॉस्ट विंटेलर की फैमिली में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती बाद में रिश्तेदारी में भी बदल गई। मैरी के साथ शादी नहीं हुई अल्बर्ट की, लेकिन अल्बर्ट की बहन माजा की शादी जॉस्ट विंटेलर के बेटे पॉल के साथ हो गई। अल्बर्ट की जिंदगी का ये वो समय था जब फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट और गहरा हो चुका था। पढ़ने के लिए बहुत कुछ था वहाँ पर उनके पास और अच्छे टीचर्स भी थे। अल्बर्ट स्कूल की लेबोरेटरी में कई एक्सपेरिमेंट करते। वो सोचते थे कि क्या मैं रोशनी के किरण को पकड़ सकता हूँ। अल्बर्ट खुद से यही प्रश्न पूछते थे और बाद में इसी प्रश्न ने उनके रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत को जन्म दिया था। साल 1896 में अपने पिता से अप्रूवल लेकर जर्मन किंगडम ऑफ वुटेम्बर्ग अपनी नागरिकता यानी सिटीजनशिप छोड़ दी ताकि उनको सेना में ना भेज दिया जाए और सितंबर 1896 में उन्होंने अपनी सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई अच्छे ग्रेड्स के साथ पास की और इसके बाद वो वापस आए और ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। अल्बर्ट को प्यार हुआ था मैरी विंटेलर से, जो उनसे 1 साल बड़ी थी। वो ओल्सबर्ग स्विट्जरलैंड चली गई एक टीचर बनकर। उस समय जो साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में एक द्रव्य फैला हुआ है जिसको कहते हैं ईथर, लेकिन वो साइंटिस्ट इसको प्रूव नहीं कर पाए और अल्बर्ट भी इस बात को नहीं मानते थे। साल 1900 में जब अल्बर्ट 21 साल के थे, उन्होंने फेडरल पॉलिटेक्निक टीचिंग डिप्लोमा पास किया और इसी साल उनका एक रिसर्च पेपर कंक्लूजन्स फ्रॉम द कैपिलैरिटी फिनोमिना पब्लिश हुआ। डिप्लोमा करने के बाद अल्बर्ट को लगा कि अब वो भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। वो पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो दूसरे टीचर्स जैसा नहीं पढ़ाना चाहते थे, पर जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ नहीं। वो जहाँ पर भी जाते वहाँ के कॉलेज के टीचर्स अल्बर्ट के डीप नॉलेज की वजह से डर जाते थे और इसलिए अल्बर्ट को कहीं पर भी टीचिंग की नौकरी नहीं मिली। 2 सालों तक वो टीचिंग की नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहे, लेकिन उनको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। बहुत फ्रस्ट्रेट हुए उन दिनों अल्बर्ट, लेकिन इसी बीच साल 1901 में अल्बर्ट को स्विस की सिटीजनशिप मिल गई और फिर साल 1902 में जब वो 23 साल के थे, उनको स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न में फेडरल ऑफिस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी स्विस पेटेंट ऑफिस में एक असिस्टेंट एग्जामिनर लेवल 3 की नौकरी मिल गई। इस नौकरी को करते हुए अल्बर्ट को अपने रिसर्च पेपर्स पर काम करने और उनको पब्लिश करने का बहुत समय मिला। ये जॉब उनके लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि उनको ऑफिस में बस कुछ ही घंटों का काम रहता था और वो अपना बाकी समय लिखने और रिसर्च करने में लगा पाते थे।
वो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे, इसलिए वहाँ पर आने वाले बहुत से पेटेंट एप्लीकेशंस को वो अच्छे से पढ़ते थे। पेटेंट ऑफिस में भी एल्बर्ट का काम अच्छा था और इसलिए वो वहाँ पर परमानेंट हो गए। अब ये कहानी आगे बढ़ेगी और गुजरेगी साल 1902 से साल 1905 के बीच में। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए अल्बर्ट ने डॉक्टरेट की डिग्री पाने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू किया और 30 अप्रैल 1905 में उन्होंने अपनी थीसिस कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से पीएचडी की डिग्री हासिल की। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में स्टडी कर रहे थे तो उनके साथ उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी, मिलेवा मैरिज। वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। कहा जाता है कि मिलेवा मैरिज अल्बर्ट आइंस्टाइन के सक्सेस के पीछे की एक सीक्रेट वुमन थी, जिन्होंने आइंस्टाइन के रिसर्च में बहुत मदद की थी। आइंस्टाइन को मिलेवा से प्यार हुआ और उन दोनों ने सन 1903 में बर्न, स्विट्जरलैंड में शादी कर ली। वहीं पर यानी बर्न में ही आइंस्टाइन ने फेडरल ऑफिस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नौकरी की थी, जो मैंने आपको पहले बताया था। कहा जाता है कि आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिज की शादी होने से पहले ही उन दोनों की एक डॉटर भी थी, लेकिन शायद किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। आइंस्टाइन की उस डॉटर के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। सन 1904 में उनका एक बेटा हुआ, हंस अल्बर्ट। अब आपको वापस सन 1905 में ले चलता हूँ। अल्बर्ट लगातार रिसर्च करते रहे और अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाते रहे। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। बचपन से एक सवाल उनके मन में हमेशा घूमता रहता था कि अगर वो लाइट की किरणों के ऊपर बैठकर चलेंगे तो दुनिया कैसी दिखेगी। ऐसी सोच और ऐसी जिज्ञासा होने के कारण उन्होंने फिजिक्स को बहुत गहराई तक समझा और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी किए। उस समय कुछ वैज्ञानिक लाइट की स्पीड यानी रोशनी की गति को मापने के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। अल्बर्ट ने बताया कि वो वैज्ञानिक क्यों असफल रहे। उन्होंने बताया कि वास्तव में लाइट की स्पीड एक जैसी रहती है और दुनिया की दूसरी चीजें उसके सापेक्ष यानी तुलनात्मक होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लो कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और एक ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से आपके बगल से गुजरती है। आप कहेंगे कि ट्रेन की स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन अगर एक ट्रेन जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर है और आप उसमें बैठे हुए हैं, तो आप बगल वाली ट्रेन को जो 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है देख के क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि उस ट्रेन की स्पीड कम है। यही थ्योरी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया और इसी थ्योरी के कारण उनको एक महान साइंटिस्ट माना गया। ये रिलेटिविटी थ्योरी बस इतनी नहीं है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है जिसने विज्ञान के लिए नई सोच के बहुत सारे दरवाजे खोल दिए थे। आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि समय हमेशा एक जैसा रहता है। आइंस्टाइन ने कहा कि समय यानी टाइम भी अन्य दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष है। उनके इस सिद्धांत ने समय, अंतरिक्ष, गति और ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए विचार दिए, जिससे वैज्ञानिकों की सोच ही बदल गई। इसी सिद्धांत के आधार पर बना अल्बर्ट आइंस्टाइन का E=mc² का फेमस फार्मूला और इसी फार्मूले के हेल्प से एटॉमिक यानी परमाणु बम बनाया जा सका। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट को हम छोटे छोटे बिंदुओं की एक धारा कह सकते हैं। इसी के कारण इलेक्ट्रिक आई यानी विद्युत नेत्र की बुनियाद रखी गई और इसी के कारण टेलीविजन, ध्वनि चलचित्र यानी टॉकी और दूसरे रिसर्च वर्क साइंटिस्ट ने पूरे किए थे। 1908 तक वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बन गए थे और उनको यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में एक लेक्चरर की तरह अपॉइंट कर लिया गया। आइंस्टाइन बर्न में सन 1909 तक रहे। 1909 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिख चले गए, जहां उनको यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में प्रोफेसर की जॉब मिली। सन 1910 में उनका दूसरा बेटा हुआ, एडवर्ड। 1911 में अल्बर्ट प्रेग चले गए, जहां उन्होंने चार्ल्स फर्डिनेंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी की। एक साल बाद जुलाई 1912 में वो वापस चले गए ज्यूरिख प्रोफेसर की नौकरी करने। 2 साल तक रहने के बाद आइंस्टाइन अप्रैल 1914 में अपनी वाइफ के साथ बर्लिन चले गए। आइंस्टाइन के लगातार एक जगह से दूसरे जगह जाने और कुछ अन्य कारणों से उनमें और उनकी पत्नी में कुछ मतभेद हो गए और वो दोनों 1914 में ही एक दूसरे से अलग हो गए।
आइंस्टाइन की वाइफ मैरिक अपने दोनों बेटों को लेके उनसे अलग हो गई और 5 साल बाद 1919 में दोनों का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद आइंस्टाइन ने दूसरी शादी की एल्सा से। अल्बर्ट आइंस्टाइन एल्सा के कजिन थे। कहानी आगे बढ़ती है और सन 1921 में पहुंचती है। अब अल्बर्ट 42 साल के थे। 2 अप्रैल 1921 को आइंस्टाइन ने पहली बार अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में कदम रखा। उनको वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देने के लिए बुलाया गया था। 1922 में उनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। वो प्राइज उनको मिला था उनके थ्योरेटिकल फिजिक्स और खासकर लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर उनकी खोज पर। आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज मनी को अपनी पूर्व पत्नी मिलेवा मैरिज को दे दिया ताकि उनके दोनों बेटों की परवरिश अच्छे से हो सके। दिसंबर 1930 में आइंस्टाइन ने दूसरी बार अमेरिका में कदम रखा, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च फेलो बनकर काम करने के लिए। सन 1933 जर्मनी में हिटलर बहुत ताकतवर हो चुका था। 1933 में आइंस्टाइन के बर्लिन वाले अपार्टमेंट पर नाजियों ने 2 बार रेड डाली। यहाँ तक कि नाजियों ने आइंस्टाइन की फोटो को जगह जगह पर चिपकाया और उनके सर पर $5000 का इनाम रखा और साथ ही साथ ये भी लिखा कि ये वो शख्स है जिसको अभी तक फांसी पे नहीं लटकाया जा सका है। आइंस्टाइन एक यहूदी थे और उस समय जर्मन के गवर्नमेंट ने जो नया लॉ पास किया उसके अनुसार यहूदियों को कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं